गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिस्ट्री का लेसन 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले क्लास में दो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल में किस प्रकार नवजागरण शुरुआत हुआ, और दूसरे क्लास में फिर मैं पढ़ा था सबसे बड़े जो कैरेक्टर थे नवजागरण का वो थे राजा राममोहन राय। उनके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। आज ही हम राजा रेनेसां पीरियड के कुछ अन्य व्यक्तियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और उन व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार नवजागरण लाया गया और नवजागरण की जो गतिविधि था उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नवजागरण जो आया, ठीक है, इन नवजागरण में उनका क्या योगदान था। तो एक व्यक्ति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जिनका नाम है सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन देरेजियो। ठीक है, इनका पूरा नाम हेनरी लुइस विवियन देरेजियो थे और सबसे अच्छी बात इनके बारे में थी ये बहुत, ठीक है, कम उम्र के एक समाज सुधारक थे। ठीक है, बहुत ही कम, और इनका जीवन काल भी बहुत ही कम रहा। 1809 से लेकर 1831 ईस्वी तक ही जीवित रहे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए जिनके लिए ये काफी क्या है, प्रसिद्ध है। आप लोगों को दिखाई दे रही है? ठीक है, अब देखो इनके बारे में। ठीक है, आप लोग नोट कहीं कुछ करना होगा तो कर सकते हैं। यंग बंगाल बोल के एक आंदोलन चलाए थे इन्होंने। ठीक है, और इन आंदोलन का नाम यंग बंगाल इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जितने भी इनके साथी थे या इनके अनुयायी थे, ठीक है, वो बहुत ही यंग थे। ठीक है, तरुण बंगाल भी बोला जाता है, इसलिए इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को हम लोग यंग बंगाल बोलते हैं। बाकी सारे डिटेल हमें बताऊंगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन देरेजियो थे। ठीक है, वे प्रथम भारतीय शिक्षाविद थे जिन्होंने बंगाल के नवयुग में पश्चिमी शिक्षा तथा विज्ञान को प्रसारित किया। ठीक है, प्रथम बोला जाता है वे थे नवयुग जिन्होंने, ठीक है, बंगाल के नवयुग में पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, का प्रचार। यह आंदोलन वर्ष 1928 में बंगाल में चलाया गया। ठीक है, कौन सा आंदोलन? तो यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, देरेजियो 1826 से लेकर 1831 के बीच ये क्या थे? हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ये मात्र 26 साल में, 17 साल में कॉलेज के प्रोफेसर बन गए थे, मात्र 17 साल में। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा अचीवमेंट था। और एक बात कि इनके कुछ शिष्य थे जिनका उम्र काफी इनसे बड़ा था। ये लोग एक क्लब की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन करता था जहाँ पे सब लोग बैठ करके आपस में डिबेट करते थे और अपना ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। हिंदू कॉलेज में बुद्धिमान नवयुवक एवं एक समूह सदैव उनके साथ रहता था। मैं बोला ना, एक समूह को लेकर साथ में रहते थे। उन्होंने लगातार उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल करने और अंधाधुंध कुछ भी स्वीकार नहीं करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो भी उनके साथी थे उनको बोलता था, भाई तुम हमेशा स्वतंत्र, जो भी सोचते हो किसी के प्रभाव में आकर मत सोचो, स्वतंत्र रूप से सोचो, तब आप सही सोचोगे। दूसरा है सवाल करना, हमेशा सवाल करना चाहिए। ठीक है, हमेशा सवाल करना चाहिए। ठीक है, और अंधाधुंध, ठीक है, मतलब बिना जाने बिना समझे किसी भी विचारधारा को नहीं अपनाना। ये 3 बातों पे वो विशेष ध्यान देते थे। और इन्हीं को लेकर उन्होंने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन को बोला गया युवा बंगाल आंदोलन। इंग्लिश में बोलते हैं यंग बंगाल आंदोलन। और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो छात्र थे, उनको क्या कहता था? देरेजियन कहा जाता था। ठीक है, देरेजियन कहा जाता था। अब देखो, भारत मेरी जन्मभूमि, टू इंडिया माय नेटिव लैंड, 1828 ईस्वी में हेनरी लुइस विवियन देरेजियो द्वारा लिखी एक कविता थी। ये क्या है? एक कविता है। इसमें किसी भी भारतीय कवि द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य में से एक है। इसमें भारत के ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्राचीन व्यवस्था महिमा के स्तर पर एक गुलामी जैसी स्थिति का परिवर्तन मार्मिक बताया। इन्होंने इन्हीं कार्यों के कारण आधुनिक का प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है।
ठीक है। ब्रिटिश काल में जो भारतीय की स्थिति थी, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, हम लोग को पता है 1828-29 का बात हो रहा है, डेट मीन्स हम लोग उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे। और उस काल के, ठीक है, जो कवि लिखे थे, भारतीय की जो महिमा था, भारत की जो विशेषता थी, भारत के जो गौरव था, उनको बताने का प्रयास किया गया। इसीलिए इन्हें बोला जाता है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि। अगर पूछे, क्वेश्चन आ सकता है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे, तो हेनरी लुइस बेवेंद्रे, ठीक है। अब इनका यंग बंगाल जो आंदोलन था, इनका क्या उद्देश्य था, तो कुछ उद्देश्यों को लेकर चलाया गया था। सबसे पहले था प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब उस समय न्यूज़पेपर्स, जानते हैं आप लोग, जानते होंगे कि उस समय जो न्यूज़पेपर्स था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स क्या थे ना, हमेशा न्यूज़पेपर अगर छापता था तो उस पर कोई ना कोई कानून लगा देता था। तो ना बहुत सारा एक्ट पास हो गया, हर एक्ट के द्वारा बोला गया कि कोई न्यूज़पेपर ये नहीं छपेगा, वो नहीं छपेगा। फॉर एग्जांपल देखो, 1878 में एक एक्ट पास हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इस वर्नाकुलर मतलब देसी भाषा में, इस एक्ट में कहा गया कि कोई भी अपना देसी भाषा में अपना प्रचार नहीं कर सकता है, पत्र नहीं लिख सकता, आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अब उस समय क्या था कि अगर इंग्लिश में लिखता तो क्या होता, अगर इंग्लिश में लिखता, मान लेता पेपर भी छप जाता, कोई ना कोई लिख देता, बंगाल के लोग लिख देते, लेकिन सामान्य जनता क्या उसको पढ़ते नहीं पढ़ते, तो उनमें जो भावना आती वो आती नहीं आता। तो व्हाट दे यूज टू राइट इन देयर मदर टंग। अगर आपको हिंदी में लिख दिया जाए या बंगला में लिख दिया जाएगा तो आप उसको ज्यादा से अच्छे से समझोगे। तो उस समय जो क्रांतिकारी थे वे लोग हिंदी में, बांग्ला में, ये सब लैंग्वेज में लिखते थे, जिससे राष्ट्रीय भावना का तेजी से विकास होने लगा। इससे ब्रिटिशर्स थोड़ा भयभीत हो गए और उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या किया गया, बोला गया कोई भी अपना देसी भाषा में नहीं लिख सकता है। और इस एक्ट के तहत एक प्रचार था, एक पत्रिका था बहुत फेमस, मैं नाम याद दिलाना चाहूंगा, उनका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। और इसके बाद इसके पीछे एक स्टोरी है, इस पे ना कार्रवाई कर दिया गया था इस पत्रिका का, कि भाई कल से तुम नहीं छाप सकता, अचानक छाप, ब्रिटिशर लॉ बनाया, बोला कल से नहीं छाप सकता। और इसके जो कर्ता धर्ता थे, जो इसको चला रहे थे, इन लोगों ने क्या किया, शिशिर कुमार घोष और ये लोग थे, मिलकर रातों रात वो न्यूज़पेपर को इंग्लिश में छाप दिए, और तब से वो पेपर इंग्लिश में आने लगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियंस, ठीक है। उसके अलावा है दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता हो गया। पतनशील रीति रिवाज और परंपराओं का विरोध करना, ठीक है। जो रीति रिवाज हमारा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मतलब समय के साथ नहीं मेल खाता है, जैसे सती प्रथा अच्छा था नहीं था, तो उसका विरोध करना, समाज में कुरीतियों का विरोध करना, तो परिवर्तनशील का विरोध करना। महिलाओं के अधिकार और शिक्षा का समर्थन करना, उस समय, ठीक है, महिला को उतना विशेष शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना नहीं दिखाया जाता, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए महिला शिक्षा पर भी जोर दिया। जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार एवं रैयतों की रक्षा करना, जो रैयत मतलब किसान जो थे, जमींदार जो अत्याचार करते थे, उससे रक्षा कराना। सरकारी नौकरी में ऊंचे वेतन मान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी देना, लेकिन ऊंचे स्तर पे भारतीयों को नौकरी नहीं दिया जाता था, अतः ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को नौकरी दी जाए। प्रशासन में भारतीयकरण हो, मतलब जो प्रशासन हो ब्रिटिश का ना हो, भारत के जैसा हो, भारतीय के व्यवस्था के अनुसार हो। न्यायालय में जूरी प्रथा व्यवस्था, ठीक है। जूरी प्रथा क्या था कि एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा, जूरी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो ये व्यवस्था को ये मानते थे, ठीक है। अब देरेजियो द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं थे, क्या क्या संस्थापन किए थे देखें। देरेजियो फ्रांस के एक महान क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने साहित्यिक एवं समाज सुधार संबंधी वाद विवाद हेतु एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, देखो ये जो लिखा है ना, ये पूछता है कौन किया, ब्लैक में, ठीक है। एकेडमिक एसोसिएशन, ठीक है, एंड सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है, ये दो संस्था का स्थापना किया, ठीक है। इसके अलावा देरेजियो ने निम्न संगठनों को भी स्थापित किया। कुछ और संगठन थे, जैसे एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब में क्या होता था, मैं पहले बताया, लोग डिबेट करते थे, वाद विवाद करते थे सामाजिक विषयों पर, ठीक है, क्या अच्छा है बुरा है, तो डिबेट क्लब का भी स्थापना की इन्होंने किया था, ठीक है। देरेजियो को उग्र
देरेजियो को उनके उग्र विचारों के कारण, इनका विचार बहुत ही उग्र था, मतलब बहुत, कोई भी चीज को जो गलत होता था तुरंत विरोध कर देते थे उसका, ठीक है। इसी विचार के कारण उनको क्या किया, हिंदू कॉलेज के ये से हटा दिया गया, उन पे आरोप भी लगाया गया कि ये बच्चे को भड़का रहे हैं, ठीक है, मतलब अलग तरह का शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, इस कारण उनको हटा दिया। किंतु कई सीमाओं के बावजूद देरेजियो ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर क्या किया, राजा राम मोहन राय की सार्वजनिक शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाया। मैंने पहले ही बोला, राजा राम मोहन राय जो अंग्रेजी शिक्षा के वो एक प्रबल समर्थक थे, उन्हीं की तरह ये भी एक बहुत बड़े उनके प्रबल समर्थक थे, ठीक है। ये रहा आपके देरेजियो के बारे में। अब नेक्स्ट जो एक पर्सनैलिटी है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला हमारा पर्सनैलिटी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आई थिंक आप लोग इनका नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे सब, ठीक है। नाम ही पता विद्यासागर, ठीक है, विद्यासागर अर्थात कहीं ना कहीं इनका जो मेन समाज में योगदान था वो विद्या, शिक्षा को लेकर था, ठीक है। ईश्वर चंद्र ने 19वीं कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए नवजागरण में एक स्तंभ के रूप में राजा राम मोहन राय के कार्यों को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार हेनरी लुईस बेबन देरेजियो ने बढ़ाया, उसी प्रकार इन्होंने, ये क्या थे, ये एक दार्शनिक थे, ये एक शिक्षक थे, ये एक लेखक थे, ये एक अनुवादक थे, ये एक प्रकाशक थे, ये एक समाज सुधारक थे, एक लोककारी थे। विद्यासागर ज्ञान का सागर, नाम से ही पता था, ठीक है। विद्यासागर, उन्हें कई विषयों का विशाल ज्ञान होने के कारण उन्हें क्या कहा जाता था, विद्यासागर कहा जाता। कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने ईश्वर लिखा था। एक कवि है माइकल मधुसूदन दत्त, आप लोग सुने होंगे नाम। इन्होंने क्या लिखा, yes. एक प्राचीन ऋषि जैसी प्रतिभा और ज्ञान, एक अंग्रेजी जैसी ऊर्जा और एक बंगाली माँ का दिल, ठीक है। ये कौन लिखा है इसके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये लिखे हैं ईश्वर चंद्र माइकल मधुसूदन दत्त। देखो बच्चे, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा, आप लोग वीडियो में बाद में फिर से नोट अच्छा से कॉपी बना सकते हैं जो भी पढ़ा रहे, अब बनाना जो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। 1950 में डेट वाइज सब कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1950 ईस्वी में उन्होंने संस्कृत के प्राचार्य मतलब प्रोफेसर का पद ग्रहण किए। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान पर पुजारियों के एकाधिकार 1850 संकल्प किया और इसके सॉरी सर 1850 दिया हुआ है। 1850 ही तो बोले हम सर, आप 1950 बोले। सॉरी 100 साल का गलत हो गया, 1850, ठीक है। 1850 महाविद्यालय आरंभ कर संस्कृत शिक्षा का स्वरूपन लगाते। देखो एक सिंपली एक मैं बता दूं, इन्होंने ना संस्कृत शिक्षा पे भी बल दिया था, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ कई सारे संस्कृत विद्यालय भी इन्होंने खोला था, ठीक है। विद्यालय महाविद्यालय इन्होंने खोला था, ठीक है। और सबसे बड़ा योगदान था इनको जो लड़कियों की शिक्षा के लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा स्कूल का स्थापना किया। और इसके साथ अंग्रेज थे, मैं उनका नाम बेंथम, ठीक है, बेंथम बोल के अंग्रेज थे, उनके साथ मिल करके इन्होंने, ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश स्कूल खोले जिसमें लड़कियों लोग को, महिलाओं लोग को शिक्षा दी जा रही है। वे महिला शिक्षा के प्रबल प्रवक्ता थे। उन्होंने सामाजिक उत्पीड़न से महिलाओं के लिए मुक्ति, उनको शिक्षित करने का आवश्यकता माना, ठीक है। बोला कि अगर सामाजिक उत्पीड़न मनुष्य को अगर इससे हटाना है, तो महिला लोग पे जो उत्पीड़न होता है, जो घरेलू जो हिंसा होता है, तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, 35 स्कूल खोले और 1300 छात्रों को दाखिल कराने में सफल रहे। एक व्यक्ति सपोज 1300 बच्चा को इकट्ठा कर लेता है तो उस समय तो ये बहुत बड़ा, ठीक है, उस समय का मतलब अचीवमेंट हम लोग को। उन्होंने 7 मई 1849 ईस्वी को भारत में लड़कियों के लिए पहली स्थायी बैथुन स्कूल, बोल दिया ना, इनके फ्रेंड का नाम बैथुन था, बैथुन स्कूल की स्थापना के लिए जॉन इलियट वाटर बैथुन की सहायता ली, ठीक है। ये एक व्यक्ति का नाम था, ठीक है,
जॉन इलियट वाटर बेथुन शॉर्ट फॉर्म में इनको बोला जाता था, ठीक है। इनके साथ सहायता से उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। बेथिन स्कूल कब स्थापित हुआ? 1849 में के सचिव के रूप में वे भारतीय महिलाओं के उच्च शिक्षा के अग्रणी थे। और बाद में भारतीय महिलाओं को पहले प्राइमरी एजुकेशन का बात किया, बाद में बोला कि उच्च शिक्षा भी इन लोगों को देना चाहिए। और इनका समाज का क्षेत्र में अगर बोले सबसे बड़ा योगदान था विधवा पुनः विवाह। मैं बोल दिया था विधवा पुनः विवाह क्या था कि अगर सती प्रथा से थोड़ा सा रिलेटेड, सती प्रथा में क्या होता था कि महिला अगर पुरुष मर जाता है तो महिला को मृत्यु से या फिर क्या था जला दिया जाता था। तो सती प्रथा जब समाप्त हो गया तो इनको बोला गया अब जो महिला है वो लोग पुनः विवाह कर सकती है, क्योंकि जीवन जीने के लिए उनको क्या चाहिए? एक साधन चाहिए। तो ये एक अच्छा सुधार था, लॉजिकल था, ठीक है। ये 7 फेरे लेना, 7 जन्म तक साथ रहना, चलो ठीक है, लेकिन क्या है कि ये अगर रियलिटी में सच में अगर कोई डेथ हो जाता है किसी का, वो अकेला जीवन कोई भी जी नहीं सकता है, क्योंकि बाय बॉर्न अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल जो है, अगर अस्तु की बात करें, उनका मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, हमेशा वो समाज में रहता है और उसको एक साथी चाहिए जीने के लिए। तो इन विचारधाराओं से प्रेरित होकर उन्होंने विधवा पुनर्विवाह 1856 में लाया, ठीक है, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी महिला, ठीक है, अपने पति की मृत्यु के बाद वो पुनः विवाह कर सकती है, ठीक है। उन्होंने बाल विवाह बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध सशक्त अभियान किया। बोला बाल विवाह नहीं होना चाहिए, जो बहुत कम साल में विवाह हो जाता था, गांव में भी चलता है। बहुपतित्व, एक पति का बहुत सारा पत्नी रखना, ये भी अलाउ नहीं था, ठीक है, मतलब उसको समर्थन नहीं किए, ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, ठीक है, योगदान और क्या थे? संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में मैंने पहले किया कि संस्कृत के क्षेत्र में, ठीक है, इन्होंने एक संस्कृत का बुक लिखा जिसका नाम था व्याकरण कौमुदी, ठीक है, बंगला व्याकरण, बंगला में, ठीक है, संस्कृत में बंगला से संस्कृत सीखने संबंधी एक बुक लिखा, ठीक है, जिनका नाम था व्याकरण कौमुदी की रचना। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के लिए गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों को प्रवेश देना आरंभ किया। देखो उस समय एक परंपरा था कि जो ब्राह्मण होता है वही संस्कृत सीख सकता था, ठीक है, ब्राह्मण लोग ही संस्कृति मतलब क्योंकि वो लोग ही संस्कृत जो वेद रामायण है उसका मतलब क्या एक्सप्लेनेशन करता था, तो वो संस्कृत भी वही लोग सीख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह का विचारधारा था, उनका विरोध किया और उन्होंने एक गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों को, ठीक है, इसमें, ठीक है, लाने का प्रयास किया कि वो लोग भी संस्कृत सीखे, जो ब्राह्मण नहीं है वो भी सीखे, ठीक है। अब है बांग्ला साहित्य में योगदान, उनका क्या योगदान था? इन्होंने कुछ रचनाएं लिखे, जैसे वर्ण परिचय एक किताब था, ठीक है, वर्ण परिचय, कथा माला, पूछता है कि इसके दो पुस्तक का नाम बताओ ईश्वरचंद्र, क्या चरितावली नामक पुस्तक लिखे। उनके द्वारा लिखित बंगाली वर्णमाला अभी तक प्रयुक्त है, ठीक है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें बंगाली संस्कृत महत्वपूर्ण है, जो ऊपर अभी बोले बंगाली संस्कृत काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्होंने बंगला लिपि की वर्णमाला को भी सरल एवं तर्कसंगत बनाया, ठीक है। आप बंगला में देखना, एक लेसन था मुझे याद है, बंगला में मैं पढ़ा था कि वो जो गिनती सीखते हैं अपने पिताजी के साथ द्वारा, उनके साथ चलते थे रोड में, जो क्या होता है ना किलोमीटर का दिया रहता है 1 2 3 4, इस तरह से सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय क्या बोलते हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में तुम कैसे सीख सकते हो। लेकिन अभी बहुत सारे स्कूल में क्या करता है कि कित वाला खेलने होता है ना, कित बच्चा लोग जो कूद के खेलता है, तो उसमें ना गोल गोल बना देता है 4-5, हाँ, और उसमें ABCD लिख देता है, तो बच्चा लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ए में कूदना है, उसके बाद B में कूदना है, Q में, तो वो लोग प्रोनाउंस कर रहा है ए तो ए में कूद रहा है, फिर बोलता है बी तो बी में कूद रहा है, फिर एक में कर रहा है, तो बस में कूदना है, जैसे बस लिखना है, बस में बी में जाएगा तो यू में जाएगा एस, बस, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो 4-5 फायदा होता है। एक तो बच्चा खुशी से खेल रहा है और साथ साथ उसको स्पेलिंग भी याद हो रहा है, ठीक है, सीख भी रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका फिजिकल ग्रोथ भी हो रहा है, क्योंकि वो सो के नहीं पढ़ रहा है, वो, ठीक है, घूम के पढ़ रहा है। तो इस तरह का टेक्निक अभी जो करता है बहुत सारे स्कूल में होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उनकी पुस्तक वर्ण परिचय, देखो वर्ण परिचय जो हिंदी में ऊपर में लिखा वही है, वर्णो बंगला में बोलता परिचय, बंगाली वर्णमाला सीखने के लिए प्राथमिक स्तर की पुस्तक है, जहां बंगाली वर्णों का बदलाव करके 12 स्वरों और
40 व्यंजनों को टाइपोग्राफी में सुधारा है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, खाली लिखना है बंगाली। ठीक है, परिचय सॉरी वर्ण परिचय उन्होंने लिखा। ठीक है, वर्ण मतलब यहाँ पर जो आ है वर्ण, ठीक है, उसको जानने के लिए उन्होंने अपने आदर्शों को पत्रिकाओं एवं अखबारों में नियमित लेखों के माध्यम से प्रसारित किया। ठीक है, जो भी उनका विचारधारा था वो हमेशा उन पत्र में छापते थे और इससे पढ़ करके बहुत सारे लोग सीखते थे। वो प्रतिष्ठित पत्रकारिता प्रकाशन जैसे तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, सर्वभाषण पत्रिका और हिंदू पेट्रियोट से जुड़े थे। देखो ये पत्रिका लिखे नहीं थे, ये क्लियर कर लेना। ठीक है, ये सब लिखे नहीं थे, इनका प्रकाशक हुए, इन पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। मतलब एडिटिंग को होता है ना, कोई एक पेपर होता है तो एक आदमी नहीं करता है। सपोज आज जो दैनिक जागरण आपके घर में पेपर आता है, कोई लगता है कि एक आदमी लिखता हुआ है पेपर को? नहीं लिखता, पॉसिबल ही नहीं है उतना बना लेना। तो बहुत सारे एडिटर्स होते थे। ठीक है, उस समय भी बहुत सारे, एक पत्र को 10-10 जन मिलकर लिखते थे। तो इन सभी पत्रिकाओं के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन सोम प्रकाश ईश्वर द्वारा प्रकाशित, ठीक है, प्रकाशित पत्रिका थी जो मुख्य रूप से महिला को दर्शाती थी। सोम प्रकाश का प्रकाशन इन्होंने किया था। ठीक है, और ये क्या था, महिला के साथ जुड़ा हुआ था। इस पत्रिका में उन्होंने नील विद्रोह का समर्थन भी किया है। वो किसान लोग जो नील विद्रोह किए थे उनका समर्थन किया। ठीक है, नीलहो साहब का नहीं किया है, नीलहो के विरुद्ध, ठीक है, किसानों का समर्थन किया। आगे चल करके बाल विवाह और बहु विवाह जैसी प्रथाओं की आलोचना की, पहले ही बता दिए। बहुपतित्व जो था इनका विरोध किया। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, ये है आपका तुम्हारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर हुआ बच्चे?